गुड आफ्टरनून सर। सर व्हाट्सएप चेक कीजिए ना सर, क्वेश्चन सेंड किया। इनमें से कौन सा गलत है, ये वाला? इनमें से कौन सा कथन गलत? सर 2 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिक्कत आई? ऑस्मो कन्फर्मर शारीरिक अथवा व्यावहारिक तरीके से अपनी कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता को, यस सर 2 ये गलत है। कन्फर्मर तापमान है या परासरण है, वो क्या होगा? बाहर के अनुसार चेंज होगा कि नहीं? पहले ही गलत है। दूसरा है कि पक्षियों और स्तनपायियों को छोड़कर बहुत से कशेरुकी ताप नियामकता में असमर्थ होते हैं। सही है, जो बर्ड है और मैमल है वही थर्मोरेगुलेटर होते हैं। स्तनपायियों का सफलता चाहे वो अंटार्कटिका या सारा रेगिस्तान में मुख्य रूप से उनकी ताप नियामकता हम आराम से रहने की क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है ना? जो रेगुलेटर्स है वो रह सकते हैं ज्यादा वाइड रेंज में, यही होगा। ठीक है। दूसरा तुमने भेजा है कि गहराई में गोताखोरी करने वाले समुद्री जीवों जैसे स्पर्म वेल, बॉटल नोज वेल के संदर्भ में कथन को पढ़िए तथा सही चुनिए। गहराई में फेफड़े संकुचनशील होते हैं जो फेफड़े की क्षति एवं रक्त में नाइट्रोजन के बढ़े हुए होना चाहिए, बढ़े हुए स्तर को कम करता है। संकुचनशील होगा तो फेफड़े को बचा भी देगा और नाइट्रोजन को इधर उधर डिस्पर्स भी कर देगा। पहला सही लग रहा है, सही चुनना है ना। गोताखोरी के दौरान वे रक्त एवं मांसपेशियों में संचित ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। सही, यही बॉडी के अंदर वो हो जाएगा डिस्पर्स। हवा से भरे हुए साइनस में व्यापक रूप से फैली हुई रक्त नलिकाएं होती हैं जो हवा से भरी हुई जगहों के आकार को कम करने हेतु आकार में कम करने हेतु खुल जाती है, कम हो जाती है। इन स्तनियों में हीमोग्लोबिन की सांद्रता स्तनियों के तुलना में दुगनी होती है। इन प्राणियों में मायोग्लोबिन की सांद्रता बहुत कितनी लग रहा है इसमें? सर माइक ऑफ करने के लिए बोलिए। क्या दिया हुआ इसका? डी दिया हुआ है सर। 2, 4 और 5 क्या दिया हुआ आंसर? डी सर, डी मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट है बोल रहे हैं इसमें, मतलब सारे सही हैं। पहला सही है, दूसरा सही। हीमोग्लोबिन की सांद्रता डबल हो गई, लगभग ज्यादा तो होती है, डबल हो सकती है। मायोग्लोबिन की सांद्रता भी बहुत उच्च है। देखो मैं समझा देता हूँ कि क्या है ये क्वेश्चन, कैसे होगा ये। इसका सारा स्टेटमेंट सही। देखो क्या होता है कि कोई जीव, जैसे हम इन वेल की बात करें, जब ये गोता लगाते हैं अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितना ये दूर जाते जाएंगे उतना इनके ऊपर दबाव जो बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब उस प्रेशर से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म निकाली। क्या निकाली? जब ये ऊपर आते हैं ना तो बढ़िया से सांस ले लेते हैं, तो लंग्स में वो एक्सपांड हो गए, ब्लड वेसल्स एक्सपांड होकर बहुत सारी ऑक्सीजन का वो आ गई। तो ये गहराई में जाएंगे। सर माइक ऑफ करने बोलिए ना। क्या बच्चे? कुछ समझ नहीं आ रहा, माइक ऑफ करने के लिए माइक ऑफ कर लो बच्चों। वापस से सुनो, वापस से बता रहा हूँ। क्या होता है कि वेल या कोई जीव जो बहुत गहराई में रहता है, तो गहराई में रहने के लिए उनके अंदर अनुकूलन क्या क्या? देखो सबसे पहले बात है, वो सरफेस पे आया, उसने सांस ली, तो बहुत सारा सांस लेगा, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो इनहेल किया उसने, फेफड़े फूल गए, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो चली गई। क्या क्या उसने एक तरीके से बहुत सारा ऑक्सीजन भर लिया, लंग्स के अंदर भी और ब्लड वेसल्स के अंदर भी वो चलेगा। अब क्या होगा, जब वो गहराई में जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, क्रश करने की, उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, इनके अंदर जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा फूल सकते हैं और दब दब के बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, और ऐसे ही एयर साइनस भी होते हैं, उनके अंदर वायु कोश भी होते हैं। तो क्या होता है, जब वो दबते हैं तो उस टाइम पे जो
गैस ऑक्सीजन उन्होंने ली थी ना, एक तरीके से रिजर्वायर का काम कर रहा है, वो क्या होगा, ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू बॉडी में जाएगा और उस दाब पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है वो डिफ्यूज आउट भी हो जाएगी। ठीक है, यानी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही है उस कंडीशन में भी जब दाब बढ़ गया। साथ ही हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा, तो सी के अंदर जब वो गोता लगा रहा है तो उस टाइम पे भी उसे एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, किससे काम चला रहा है, जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन था उससे काम चला। फिर जब वापस आएगा बाहर ऊपर की तरफ तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो वापस से क्या होगा, धीरे धीरे फूलता जाएगा, वापस से धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, या साइनस ब्लड वेसल्स क्या होते जाएंगे, फूलते जाएंगे, और फिर ऊपर आया फिर उसमें वापस से सांस लेंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, उनके अंदर जो फुल्ली इलास्टिक लंग्स होते हैं या साइनसेस होते हैं और ब्लड वेसल के भी फूलने और बंद होने की ताकत होती है, इन सब की वजह से वो गहराई में भी क्या कर पाता है, सरवाइव कर पाता है। ठीक है सर, जो एल्टीट्यूड में जो चढ़ते हैं, जो माउंटेनर्स और जो वो रहते हैं, उन लोग के में कैसा होता है किसमें सर, जो एवरेस्ट चढ़ते हैं? हाँ, वैसे वाले में फिर कैसा होता है सिचुएशन? तो कहाँ पे रहते हैं, एवरेस्ट चढ़ते हैं सर, हिमालय पर्वत। वो तो हमने पढ़ा था ना, वो तो हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत पे जो आदमी रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी ज्यादा है, प्लस उनके अंदर डिसोसिएशन की पावर जो है वो भी और जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो ये सर, तो लोग दिक्कत नहीं होती, तो लोग क्या होते हैं, मतलब उन लोग को उतनी तकलीफ नहीं होती, उन लोग कर लेते हैं दिक्कत, क्योंकि उन लोग मतलब हैंडल कर लेते हैं ना वो सब सिचुएशन को। अनुकूलन आ गया उनके पास, उस स्थिति में रहने के लिए उन्होंने अनुकूलन कर लिया है, वो वहाँ पे आराम से रहते हैं। हाँ सर मायोग्लोबिन अगर तो मसल्स में होते हैं क्या? मायोग्लोबिन मसल ये भी है। ठीक है ना, ठीक ठीक है। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि बायोडायवर्सिटी जो है वो किस तरीके से इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अब हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी लॉस के बारे में, जैव विविधता की शक्ति जो है उसके बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता की हानि, देखो जैव विविधता की हानि जो है वो रियल में हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, अभी यदि मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ तो कोई नई जाति के उद्भव की न्यूज हम नहीं सुनते, उनको ये नहीं सुनाई में आ रहा है कि अच्छा पिछले 20 सालों में या पिछले 100 सालों में ये इतनी सारी नई जातियां बन गई। नई जातियां बनना जो है वो न्यूज में नहीं आ रहा, तो जल्दी हम नई जाति के बनने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं सुनते, कई एरिया में बन भी होगी तो हमें पता नहीं पड़ रहा है। लेकिन जातियों के लॉस होने की खबरें जो है वो हम पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर भी हम डेटा पढ़ते हैं कि काफी सारी जातियां जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, यदि हम डेटा की बात करें कि पिछले 500 सालों में कितनी जातियां विलुप्त हुई है, तो टोटल 784 स्पीशीज जो है वो पिछले विगत 500 वर्षों के अंदर जो है वो लॉस हो चुके हैं। और उसमें भी यदि हम बात करें कि अकशेरुक की कितनी जातियां हैं, तो अकशेरुक की 338 इनवर्टिब्रेट में उनकी जातियां, सर वो वर्टिब्रेट है, 338 जो है वो कशेरुकी है। हाँ अच्छा अब कशेरुकी, आ लिखे हो, इन लिखे हो। ठीक है, और 359 कितनी किसकी है, इनवर्ट। ठीक है, अब कशेरुकी की 359 जातियां जो हैं वो विगत 500 वर्षों में लुप्त हो चुकी हैं। और प्लांट की यदि हम बात करें तो कितना, 87। Yes, sir. 87. ठीक, तो इतनी जातियां जो पिछले 500 सालों में लॉस हो चुकी है। अब यदि हम जाति के लॉस होने के पीछे एक देखें कि किस तरीके से लॉस होती है, तो अलग अलग टाइप से होता है। देखो क्या होता है, एक तो होता है मास एक्सटिंक्शन, एक होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। क्या होता है, जैसे हम बात करें सबसे पहले नेचुरल एक्सटिंक्शन। सर, एक्सटेंशन का मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि किसी जाति का इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाए, किसी जाति का इस पृथ्वी पर से, अच्छा, विलुप्त। हाँ, उसको हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हुआ, यहाँ पर एक और भी टर्म तुम पढ़ते होगे, एक्सटर्मिनेशन में पढ़ते हो, एक्सटर्मिनेशन में पढ़ते हो, ये भी एक्सटिंक्शन ही है।
बट ये एक्सटिंक्शन होता है लोकल एक्सटिंक्शन। यानी हमने देखा कि किसी जैसे मान लो बाली या जावन में हमने देखा कि कुछ टाइगर वगैरह थे और वहां से पर्टिकुलरली लॉस हो गए, कैस्पियन टाइगर है या बाली या जावन के जो टाइगर है उनका यदि वहां से लॉस हो गया, वहां से वो गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन दुनिया में किसी और जगह पर हो सकता है वो आज भी मौजूद है या हमारे पास डेटा है कि वो बाकी जगहों पर मौजूद है, एक पर्टिकुलर एरिया से ही एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो लोकल एक्सटिंक्शन के लिए वर्ड यूज करेंगे आप एक्सटर्मिनेशन, स्थानीय विलुप्तता। क्लियर हो गई बात? तो बस जस्ट ध्यान रखना कि लोकल एक्सटिंक्शन होता है, उसका एग्जांपल बाली, जावन और कैस्पियन के जो टाइगर हैं वो एग्जांपल होगा लोकल एक्सटिंक्शन का। तो एक होता है नेचुरल। हिंदी हिंदी तो बोलो बच्चे, लोकल हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ देखो बच्चे, हिंदी में क्या बोलोगे? स्थानीय विलुप्तता। एक्सटिंक्शन में क्या बोलोगे? स्थानीय विलुप्तता। एक बार एग्जांपल सर, एक बार एग्जांपल रिपीट करिए ना, आवाज आपकी धीरे आ रही है। ओके देखो, बाली, जावन और कैस्पियन ये तीन टाइगर की जो स्पीशीज बाली जगह पे यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जावन और कैस्पियन, ये तीन टाइगर जो है इनका विलुप्त होना किसका एग्जांपल है? लोकल एक्सटिंक्शन का या एक्सटिंक्शन का एग्जांपल है। नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या होता है कि प्रकृति में हम देखते हैं कि कहीं पे वातावरण चेंज हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, कोई जीव जो है वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाया या प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम में वो अपने आप को रहना सर्वाइव करने के लिए मैनेज नहीं कर पा रहा है और कोई जाति विलुप्त हो जाती है, तो है होता है ऐसा, इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सटिंक्शन, प्राकृतिक विलुप्त। प्राकृतिक रूप से कुछ जातियां जो है वो विलुप्त होती रहती है, लेकिन ये जो प्राकृतिक रूप से जातियां विलुप्त होती है उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। ठीक है, दूसरा होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ? भारी मात्रा में विलुप्त हो जाना। यानी यदि मान लो बहुत सारे जीवों की बात करें तो वो बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ विलुप्त हो जाए यदि, तो मास एक्सटिंक्शन। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? मास एक्सटिंक्शन का रीजन, जैसे मान लो हमने पढ़ा कि कई बार कोई आइस एज नाम का एक टाइम आया, आइस एज, और उस टाइम पे पूरी धरती के ऊपर बर्फ जम गए और बहुत सारी जातियां जो है उस कम तापमान में अपने आप को बचा नहीं पाई, बहुत खत्म हो गई कैटास्ट्रॉफ की वजह से। तो उसे हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। अभी तक 4 बार ऐसा मास एक्सटिंक्शन हो चुका है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी जातियां जो है वो विलुप्त हुई है। तो कई बार मास एक्सटिंक्शन भी देखने को मिलता है। जातियां मतलब एक ही एनिमल से नहीं होगा ना, अलग अलग से भी ऐसा? अलग-अलग जाति है ना, एक का भी होगा तो एक का। मास का मतलब बहुत सारी जातियां एक साथ ही विलुप्त हो जाए, तो उसे बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। मतलब उस एरिया में जो भी होगा और वहां से अगर एक्सटेंड होगा फिर वो कुछ लगभग सारे मारे जाएंगे, तो एक जाति या फिर किसी और भी कोई बच भी सकता है ना, डिपेंड करता है। और इसके बाद में एक होता है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। मानव गतिविधि द्वारा विलोपन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अब ये जो मानव की गतिविधियां हैं उसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसकी स्पीड बहुत तेजी से जीव जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक 4 यदि मास एक्सटिंक्शन नेचुरल रीजन की वजह से हुए, तो 5वां मास एक्सटिंक्शन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक की वजह से होगा, मानव की गतिविधियों की वजह से। कैसे? कि जैसा आज तुम लोग देख रहे हो, मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं कि आइस एज जो आया, आइस एज क्यों आया? अलग अलग थियरीज है, सबकी अलग अलग थियरीज है। ठीक है, उसमें से एक थियरी क्या बोलती है? एक थियरी बोलती है कि जैसा आज मनुष्य की वजह से हो रहा है इसका उल्टा हुआ होगा उस टाइम पे जब आइस एज आया। क्या उल्टा हुआ होगा उस टाइम पर? ऐसा हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग दोनों व्यूज बता दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ होगा कि कोई ह्यूमन जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो प्रकृति को उस टाइम पे बैलेंस में रखे, तो क्या हुआ, प्लांट्स वगैरह जो है वो आराम से ग्रो करते, पादप कितना भी उगते थे, मौसम फेवरेबल हो गया, पादप जो है वो भयानक उगने लगे। और तुम्हें पता है कि यदि बहुत सारे पादप उगते ही जाएंगे तो वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में CO2 को फिक्स करेंगे।
करेंगे कि नहीं? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम होने लगी। भाई आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं, ग्रीन हाउस गैस। तो उस टाइम में क्या हुआ होगा, उस टाइम पे इतने सारे प्लांट्स वगैरह उग गए इस धरती के ऊपर, तो उन्होंने बहुत सारा CO2 जो है वो क्या कर लिया, वो एब्जॉर्ब करना है। जब बहुत सारा CO2 उन्होंने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम हो गई। और तुम्हें पता है कि CO2 की जो परत है वो हमारे लिए किसका काम कर रही है? एक इंसुलेटिंग लेयर का काम कर रही है। वायुमंडल में जो CO2 है, जब रात को लाइट इरेडिएट होती है, बाहर निकलती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पे CO2 जो है उसे बाहर जाने से रोक देता है। यदि CO2 की मात्रा कम हुई होगी तो तापमान बहुत जल्दी बाहर इरेडिएट हो जाता होगा, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तापमान धरती का गिरने लगेगा। आइस एज किसकी वजह से हुआ? बहुत सारे प्लांट जब ग्रो करने लग गए और उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा CO2 फिक्स कर लिया, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम हो गई, उसकी वजह से तापमान कम होने लगा, और तापमान इतना कम हो गया कि बर्फ ही बर्फ जमने लग गई। क्या आ गया? आइस सर वीडियो बहुत पॉज हो रहा है सर, हाँ बच्चे, वीडियो बहुत पॉज हो रहा है बीच बीच में, और साउंड भी नहीं। वीडियो पॉज हो रहा है, ऐसा बोलो। सर ब्लर भी है। हाँ हाँ अभी ब्लर हो गया। ओके, हो जाएगा, तो 2 मिनट वेट करो, हो जाएगा। सर सर मनुष्य के द्वारा जो आएगा विनाश, वो मतलब कौन सी बार का होगा? छठवां कि पांचवा? पांचवा ही होगा। छठवां। सर छठवां लिखा है एनसीईआरटी में। छठवां सही लिखा, 5 बार सर सिक्स्थ एक्सटेंशन सिक्स्थ सर होगा। गलत है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, sixth 5 तो आ चुका है ना सर? होगा। हाँ सर 5 तो आ चुका है, छठवां मनुष्य के द्वारा आएगा ऐसा लिखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 5 सही बोल रहे हो। ठीक है, 5 मास एक्सटेंशन हो चुके, 6th होगा जो मानव वाला है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये है जो मास एक्सटेंशन को तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ये वाला रीजन ही था, रीजन कुछ और था। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस धरती के ऊपर कोई बड़ा सा मीटियोराइट आकर के टकरा गया, कोई बड़ा सा उनका पिंड जो है वो धरती पे आके टकरा गया, आग लग गई, और बहुत सारा धुआं हुआ, इतना सारा हुआ कि पूरा काले धुएं का बादल बन गया, और सूरज की रोशनी जो है वो धरती तक पहुंचना बंद हो गई। लंबे टाइम तक इस धरती के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आई, और वो क्या हो गया, और उस टाइम पे तापमान में गिरावट हो गई, और आइस एज आ गया, बहुत सारे जीव जो है वो मारे गए। तो ऐसे डिफरेंट थ्योरीज है। तो उन्होंने बोलते हैं मास एक्सटेंशन। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन किस तरीके से 6 मास एक्सटेंशन हो सकता है? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आइस एज, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है काफी ज्यादा। हम देख रहे हैं अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तापमान बढ़ रहा है, तो अब इस तापमान, बढ़ते हुए तापमान की वजह से तुमने देखा भी होगा, आए दिन तुम न्यूज वगैरह में भी देखते होगे कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते थे, वो मेल्ट हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं, और बह करके कहाँ पर आएंगे? ओशियन में। समुद्र में। ओशियन जो है उसमें वाटर लेवल बढ़ेगा, जो भूखंड आज जमीन पे जो कई द्वीप हैं जो क्या हो गए, पहले हमको बहुत बड़े दिखाई थे, धीरे धीरे वो डूबते जा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे द्वीप जो है वो डूब जाए, और तापमान बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, रेनफॉल वगैरह बहुत ज्यादा होना, क्योंकि भाई तापमान बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है ओशन में, तो क्या होगा, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा। तो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो अभी समुद्र किनारे, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो डूबते जाएंगे, बाकी जगहों पर ज्यादा बारिश होती जाएगी, वहां पे बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे सब रीजन हो सकते हैं, और साथ ही तापमान ज्यादा बढ़ने में हो सकता है बहुत सारे जीव अपने आप को उसके लिए अनुकूलित ना कर पाए और नष्ट हो जाए। तो इस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है वो हो सकता है 6th सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। क्या हुआ? हाँ, ये अब इनके एग्जांपल लेते हैं। पहले ये 3 जो एनसीईआरटी में डेटा दिया है वो ध्यान रखना। अब रिसेंटली यदि हम बात करें कि अभी रिसेंटली 500 सालों में बहुत सारे जीव विलुप्त हुए, तो उनमें से कौन कौन से हैं जो रिसेंटली विलुप्त हुए हैं? देखो यहाँ पर स्टीलर्स सी का,
स्टीलर सी काउ जो है ये रशिया से विलुप्त हुआ। इसके अलावा यदि मैं बात करूं क्वेगा, डोडो। क्वेगा कहां से विलुप्त हुआ? अफ्रीका से। थाईलैंड कहां से विलुप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया। डोडो, डोडो, डोडो एक बर्ड है, कहां से? मॉरिशस। तो रिसेंटली जो कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट हुए हैं 500 साल के अंदर, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है यहाँ पर लिखे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ध्यान रखना होगा, कई बार क्वेश्चन रह आ जाता है कि कौन कहां से विलुप्त हुआ है। स्टीलर सी काउ रशिया से, क्वेगा अफ्रीका से, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, डोडो मॉरिशस। डोडो जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है। यदि मैं थैलेसीन की बात करूं तो ये कुछ जो टाइगर और कैट जो है उनके बीच का कुछ उस टाइप का ऑर्गेनिज्म था, एनिमल था। क्वेगा जो है वो देखने में काफी कुछ जेब्रा जैसा लगता है, बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स बने होते हैं आधी बॉडी पे। स्टीलर सी काउ जो होते हैं वो इस टाइप का सील वगैरह जो होते हैं उस टाइप का एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट में, ये डेटा जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो जातियां विलुप्त हुई हैं इनके अंदर इवन पैटर्न नहीं, मतलब अलग अलग टैक्सॉन में अलग अलग परसेंटेज है लॉस होने का। कुछ डेटा जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो अभी खतरे में है, जो विलुप्त होने की कगार पे, उनमें 12% जो है वो बर्ड है, 23% जो है वो मैमल है, 32% एम्फीबियंस है और 31% जो है वो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह है, जो 31% जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक है, क्या हिंदी वाली बुक में आवर्त बीजी दिया हुआ है क्या? रॉन्ग दिया हिंदी बुक में सर। 31% जो वो जिम्नोस्पर्म। सर थर्ड में क्या लिखा है? थाईला क्या लिखा? क्या बच्चे, क्या बोलो बच्चे? सर थर्ड में क्या लिखा है? थैलासीन की। थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, डोडो मॉरिशस से, क्वेगा अफ्रीका से, स्टीलर सी काउ रशिया विलुप्त। डोडो मतलब क्या है? डोडो डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड, एक पक्षी जो उड़ता है, उसकी चोंच तुम देखोगे तो ऐसी मोटी सी होगी, इस टाइप का। कहाँ पे रहती है? एक्सटिंक्ट हो, मॉरिशस में मिलता था, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन डेटा जो है तुम्हें ध्यान रखना। अब ये जो जैव विविधता की हानि हो रही है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, इस बायोडायवर्सिटी लॉस के पीछे रीजन क्या है, क्या महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है? तो 4 एवल क्वाड्रेट बोलते हैं उनको। 4 महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से ये लॉस हो रहा है। कौन कौन से हैं? इसमें है एक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है इसके रीजन में? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आवासीय हानि एवं खंडन, आवासीय हानि एवं खंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में सेकेंडरी में बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन या अतिदोहन। ठीक है, तीसरा रीजन हो सकता है इसका एलियन स्पीशीज अटैक। यानी कि बाह्य जाति या विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेजन। ठीक है, और चौथा हो सकता है इसके अंदर को एक्सटेंशन, सब विलुप्त। तो ये 4 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बायोडायवर्सिटी लॉस के, और इन चारों को हम क्या बोलते हैं? एवल क्वाड्रेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे कि हम देखें कि बहुत तेजी से जो लॉस हो रहा है, मतलब
पहले यदि जो भी लॉस होता था, आज हम देखें उसके पहले के कंपेयर में 100 से 1000 गुना तेजी से जीवों का लॉस हो रहा है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस इन फ्रेगमेंटेशन, कि यदि हम बात की वजह से हाँ बच्चे बोलो। ये हैबिटेट लॉस इन पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन क्या बोल रहे हो, एक बार वापस बोलो। सर मैं बोली कि हैबिटेट का लॉस होना ये पॉपुलेशन की वजह से भी हो सकता है क्या? किसी और रीजन से भी हो सकता है। हाँ हाँ, पॉपुलेशन की वजह से भी होगा ना, बोली मैं। हाँ हाँ हाँ। ओवर पॉपुलेशन की वजह से होगा। क्या होता है कि जैसे हम बात करें, हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो पहले उसका एरिया बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है। यदि हम बात करें तो लगभग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो पूरा एरिया हम लेते हैं अर्थ के ऊपर तो 6-7% के बीच में, ठीक है, जो कि एक टाइम पर लगभग 14% के आसपास हुआ। हाँ। तो काफी तेजी से कम हो रहा है। तो जंगल यदि कम होंगे तो बहुत सारे जीव जो है जो वहां पर रहते हैं उनकी हैबिटेट का लॉस होगी, हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, अराउंड 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है अमेरिका के अंदर। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। भाई पॉपुलेशन वाली बात करो तो रहने के लिए जगह चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा कि वहां पर रहना भी है और लोगों को खाना मतलब लोगों को अपना फूड चाहिए तो खेती करने के लिए भी जगह जाना चाहिए, या फिर गाय पालना है तो उसके लिए भी जगह जाना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जंगल को काट काट करके वहां पर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, खेत या फिर कैटल रेंचेस जो चारागाह वगैरह से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो उस किनारे के क्षेत्र में यानी जो ट्रांजिशन वाले रेंज में जो एनिमल रहते थे उनकी जगह खत्म, उनके लिए रहने के लिए जगह कम हो गई। अब दो ही ऑप्शन है, यदि अंदर जाते हैं तो अंदर चले गए और या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो वहां से उन्हें भागना पड़ जाएगा। जो किनारे वाले क्षेत्र में रहते थे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हैबिटेट लॉस की वजह से इस तरीके से एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो पूछेगा तुम्हें कि बताओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसके क्षेत्रफल के कम होने का क्या कारण है? क्या बोलोगे? सोयाबीन की खेती करने के लिए उसको काटा जा रहा है, चारागाह वगैरह बनाने के लिए उनको काटा जा रहा है। लगभग 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो पूरे अर्थ के ऊपर जितना ऑक्सीजन निकलता है उसका 20% जितना ऑक्सीजन है वो अकेला अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो वायुमंडल में देता है। सर उसका मीनिंग क्या है? इविल क्वाड्रेट। एविल क्वाड्रेट का मतलब चार बुरे कारण, चार बुरे कारण जिनकी वजह से हैबिटेट लॉस। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि भाई 20% ऑक्सीजन दे रहा है, इसका मतलब बोलते हैं कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, वो लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ, धरती का फेफड़ा है, उसको ही काटे जा रहे हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, सबको नुकसान होगा। तभी तो CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो नेचर मतलब ये तो पॉल्यूशन हो रही है। दूसरा जो मेन इफेक्ट हो रहा है क्या कि उस एरिया में जो एनिमल रहते थे या ऑर्गेनिज्म रहते थे उनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है, बायोडायवर्सिटी लॉस की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, तो बच्चा सोच रहा होगा तो सर रोक क्यों नहीं लगा, कि गवर्नमेंट जो उसको रोक क्यों नहीं लगा? मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट रोक क्यों नहीं लगा, जंगल नहीं काटे थे, जहाँ रहने का जंगल नहीं काटे थे। तो सर रोक तो लगी हुई है ना, पहले से वो छुप छुप के काटते हैं। सर पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट को चलाने के लिए देश को? फिर तो गवर्नमेंट जो है है तो क्या है, वहां के लोग बोलते हैं हम वोट नहीं देंगे सरकार को। सरकार जो हाँ सर धमकी देते हैं ना गवर्नमेंट, इसलिए अरे करना बीच में मत बोला करो। तो हम वोट नहीं देंगे सरकार, तो ऐसा बोलते। हाँ, और दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट बोलती है कि भाई वन वाला क्षेत्र बढ़ाओ, उसको 33% से इंक्रीज करना जरूरी। अब हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपने जैसे अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया के अंदर फिर भी मतलब जो काफी कंट्रोल्ड है।
अपने इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह है या जो भी है वो कंट्रोल्ड है। कैसे कंट्रोल्ड है क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो, सर हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन अलग अलग बात है। यस सर। सर फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग टुकड़े में बांटना, जैसे रास्ता काटने के रास्ता बनाना रहता है तो अलग अलग काट देते हैं उन लोग को ना। जैसे मान लो जंगल के बीच में से गवर्नमेंट ने बोला जंगल के बीच में से रेलवे ट्रैक बनेंगे, तो रेलवे ट्रैक तो बना दिया गवर्नमेंट ने या हाईवे तो बना दिया गवर्नमेंट ने, फ्रेगमेंटेशन कर दिया। उसकी वजह से होगा क्या कि जो जंगल में जानवर रह रहे हैं वो बेचारे इतने समझदार थोड़ी है कि हाईवे से थोड़ा दूर रहो, आज इन चलते फिरते हाईवे पे आ जाते, किसी ट्रक से टकरा जाते, या रेलवे ट्रैक है तो रेलवे ट्रैक के नीचे आ गए। तो यदि फ्रेगमेंटेशन भी होगा ऐसे हाईवे या रेलवे ट्रैक वगैरह बनेंगे तो उनसे भी जीवों की मृत्यु हो सकती है। समझ गए? बांधवगढ़ में होता है सर, बहुत हिरण मरते हैं ऐसे ही में, रास्ते में आ जाते हैं तो इसीलिए हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन एक बड़ा कारण है। समझ गए क्या? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब अति दोहन, किसी एनिमल को जरूरत से ज्यादा यूज करना। कैसे यूज करना? जैसे इसका एग्जांपल तो हमने पढ़ा हुआ है चैट में किया हुआ, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन का एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर स्पीकर सी का ऊपर दिया है। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चक्कर में मारे गए। क्यों मारे गए कि जो अमेरिका के अंदर पैसेंजर पिजन बहुत होते हैं, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन पैसेंजर पिजन को मारना स्टार्ट, मार के खाते थे। अपने इंडिया में भी कोई लोग कबूतर मार के खाते हैं, नहीं क्या देखा होगा तुमने? सुना है सर। सुना है, चलो एक दूसरे का नाम नहीं ले लेते, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल जो पैसेंजर पिजन है उसको, क्योंकि वो एक सस्ता फूड था, अमेरिका के लोगों के लिए एक सस्ता नॉनवेज फूड था, इजीली अवेलेबल था, उन्होंने क्या किया उसका शिकार करके मार मार के खाना स्टार्ट, और एक दिन ऐसा आया कि पैसेंजर पिजन खत्म। इसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो कुछ जीवों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से क्या हुआ, वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जांपल में पैसेंजर पिजन, स्पीकर सी का वाला ध्यान रखना। देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन, किसी दूसरी विदेशी जाति का आ जाना। क्या किया, जो एक नाइल पर्च जो है, नाइल पर्च क्या है, एक बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली होती है नाइल पर्च, नील नदी की, नील, हाँ उसमें जो मछली मिलती, तो उसे ना इंडिया में लाया गया कि यहाँ पर ना उसको उगाए, मतलब पानी में ग्रो करेंगे और मछली जो है वो खाएंगे, मछली तल के खाएंगे, ठीक है। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे रिवर वगैरह। क्या हुआ कि वो हमारे यहाँ पर जो इकोसिस्टम बना हुआ था, उस इकोसिस्टम में वो मछली जब आई तो उस मछली को मजे आ गए। कैसे मजे आ गए? उसने देखा यहाँ पर तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी उग रही है, जो शिश्नट फिश है वो उग रही है, मतलब वो यहाँ पर रहती है। इंडिजिनस यहाँ की स्थानीय क्या थी, शिश्नट मछली, और बाहर से लाया गया किसको, नाइल पर्च को। तो नाइल पर्च ने क्या किया, शिश्नट मछलियों को खा लिया, और लगभग 200 से ज्यादा शिश्नट मछलियों की जाति जो थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। समझ गए क्या? तो इसका एग्जांपल हो गया एलियन स्पीशीज। कौन सा एग्जांपल, नाइल पर्च वाला एग्जांपल। उसके अलावा यहाँ पर पादपों में यदि मैं बात करूं तो जैसे मान लो पार्थेनियम है, पार्थेनियम कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। तो पार्थेनियम जो है वो भी जब भारत में विदेशों से, मैक्सिको वगैरह से जब गेहूं का आयात किया जा रहा था, वही किस्मों का साथ में आ गए और यहाँ पर सक्सेसफुली बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गए। तो पार्थेनियम जब किसी जगह पे एज ए वीड ग्रो करता है तो इतना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं कि हो सकता है वहां की स्थानीय जाति को खत्म कर दे। ऐसे ही लैंडमाइना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे ही आइकॉनियम टेरर ऑफ बंगाल, यस बंगाल का आतंक, ऐसी जातियां हैं जिसे जब इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये दूसरी जातियों के लिए खतरा बन जाती है। तो इस तरीके से भी बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकता है।
सर अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपेनस भी तो कर देती है जो इंडिजिनस कैटफिश होती है। क्लेरियस गैरीपेनस जो है वो भी इंडिजिनस फिश जो है उनको कैटफिश जो है उनको हाँ क्लेरिस गैरीपेनस, ठीक है। को एक्सटिंक्शन की बात करें, क्या होगा को एक्सटिंक्शन? को का मतलब साथ, निमट जाना, विलुप्त। तो को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। दो जातियों के बीच में इतना अटूट रिश्ता यदि हो तो फिर क्या होगा, एक मरेगा तो उसके साथ में दूसरा भी मारा जाएगा। यानी कोई दो जातियां जिनके बीच में लगता है कि सिम्बायोसिस, दो जातियों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो एक जाति विलुप्त होगी तो दूसरी भी विलुप्त हो जाएगी। क्या ये कंसेप्ट हम प्लांट और उसके पॉलिनेटर पे लगा सकते हैं क्या? यस सर। यस लेकिन स्पेसिफिक पॉलिनेटर है कि वही पॉलिनेशन करवाएगा, तो क्या होगा, यदि पॉलिनेटर मर जाए तो पॉलिनेशन बंद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद हो सकता है कि वो जाति भी विलुप्त हो जाए, तो उसे बोलेंगे को एक्सटिंक्शन। क्या को एक्सटिंक्शन जो है वो होस्ट पैरासाइट वाले रिलेशनशिप में भी हो सकता है क्या? यस सर। पैरासाइट परजीवी है तो उस केस में भी क्या हो सकता है, को एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है। तो दो जीव जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, एक जाति यदि विलुप्त होती है तो दूसरी जाति भी विलुप्त हो सकती है। सर लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग आर्किड के फ्लावर के लिए नहीं लगा सकते, उसके पॉलिनेटर्स तो बहुत सारे होते हैं जिनका परागण कराते हैं वो तो। यदि डिफरेंट पॉलिनेटर्स है, एक विलुप्त हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सारे पॉलिनेटर विलुप्त हो जाए तो सर सबको थोड़ी ना करना एक साथ विलुप्त हमको। जैसे हमने देखा कि ऑर्किड का फ्लावर जो है उसके अंदर जो एक ऑर्किड ऑफ्रिस नाम का प्लांट है, उसके ऊपर जो है वो एक भी पॉलिनेशन करती है स्पेसिफिक। या फिर तुमने पढ़ा है कि फाइकस के अंदर जो ब्लास्टोफेगा है वही परागण करवाता है, तो क्या ब्लास्टोफेगा खत्म तो फाइकस खत्म? यस, क्योंकि दूसरा नहीं करवाना, ब्लास्टोफेगा ही करवाना। सर नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि आर्किड के जो फ्लावर है ना उसके लिए कुंजन, मच्छकार, भ्रमर दोनों के द्वारा करते हैं, ऐसा करके पर्टिकुलर दोनों के द्वारा करते हैं, तो दोनों यदि विलुप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंड। फोर्थ पॉइंट एक बार बताइए। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? फोर्थ पॉइंट बताइए ना सर। फोर्थ पॉइंट को एक्सटेंशन बता रहा हूं ना, यदि कोई भी दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध है कि वो दोनों साथ साथ में रहते हैं और एक दूसरे के जीवन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक सिम्बायोसिस हुआ, लाइक पैरासिटिज्म हुआ, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, तो ऐसा रिलेशनशिप जिन भी जीवों में होगा उन जीवों में से यदि एक विलुप्त होता है तो दूसरा भी विलुप्त हो जाए। होस्ट यदि विलुप्त हुआ तो उसके साथ में पैरासाइट भी विलुप्त हो जाए, एक तरफा ही होगा। और सिम्बायोसिस में दो तरफा होगा, एक विलुप्त हुआ तो दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा, कोई भी। ठीक है क्या? थैंक यू सर। अब बायोडायवर्सिटी लॉस देख लिया हमने कि किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या कारण है। अब बायोडायवर्सिटी को बचाना क्यों है, बायोडायवर्सिटी शुड बी कंजर्व, तो उसको कंजर्व। अच्छा, ये जो बायोडायवर्सिटी लॉस है, इस बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए कौन डेटा जो है उन्हें संभाल के रखता है और उन्हें लिखता है, बताओ कौन है वो? रेड डाटा बुक। कौन? आईयूसी, आईयूसी का नाम सुनेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। उनकी एक बुक है सर, अब इसको बोलते हैं ना, रेड डेटा, रेड डेटा राइट। यस सर, 12th में सुना था। उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी जातें विलुप्त हो गई हैं, कौन सी संकटग्रस्त है, थ्रेटन में भी इन्हें बात करूं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल कौन सी जात, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, कौन सी कैटेगरीज?
लाइक एक्सटिंक्ट, कोई जाति विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट। यदि कोई जाति सिर्फ अपने वाइल्ड हैबिटेट में विलुप्त हुई तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। इसके अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसके अलावा एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, देन इसके बाद में नॉट इवैल्यूएटेड, एंड डेटा डायरेक्शन। ऐसी कैटेगरीज, ठीक है। और इनके अंदर ये तीन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम संकटग्रस्त या थ्रेटन्ड, संकटग्रस्त कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रेड डेटा बुक जो है उनके अंदर जो जातियां संकटग्रस्त हैं या जो विलुप्त होने वाले उनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। उस बुक का नाम जो है ध्यान रखना क्या है, लाल किताब, रेड डेटा। ठीक है। अब जैसे हम कुछ जातियों की बात करते हैं, टाइगर है, टाइगर के बहुत ज्यादा जो कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है, टाइगर सॉरी चीता है, चीता विलुप्त हो चुका है। टाइगर जो है उसका लोकल एक्सटिंक्शन हो चुका है बहुत सारे जगहों पे। ठीक है, व्हाइट वाला लॉयन भी नहीं दिखता। टाइगर है, ये सब क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। तो कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड है, कौन सा नहीं है, यदि तुम कोई भी एनिमल के बारे में विकिपीडिया पे देखोगे तो स्टार्टिंग में ये कैटेगरीज आ रही होगी और जिसके ऊपर लाल निशान बना हुआ है मतलब वो उस कैटेगरी में आता है। यदि कभी तुमको क्वेश्चन मिले कि बताओ कोई भी एनिमल का दे दिया कि ये कैसा है, ठीक है, तो मतलब एनसीईआरटी के बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है इतना सारा ज्यादा, बट कॉमनली पूछ सकते हैं टाइगर के बारे में, लायन के बारे में, वल्चर के बारे में, तो कॉमन जो है ना उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा लिखा हुआ कि कौन एक्सटिंक्ट है, कौन क्या है ना। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी जो है उसको बचाना क्यों है, व्हाई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी, reasons to conserve biodiversity। बोलो, चलो तुम्हें बताओ क्यों जरूरी। सर हिंदी में बताओ ना इस हेडिंग को। जैव विविधता को बचाने के कारण, जैव विविधता को संरक्षित करने के कारण, जैव विविधता को क्यों संरक्षित रखना चाहिए, बोलो। सर क्यों पूछ रहे हो कि कैसे पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों? क्यों पूछ रहा हूँ, कारण पूछ रहा हूँ। जैव विविधता को बचाओगे तो क्या करोगे? सर मजा आएगा ना, पार्टी करेंगे। सर आंसर बताऊं? सर मतलब ना बहुत सारे जो पेड्स वगैरह रहते हैं वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो जितने ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोग नया नया पेड़ वगैरह खोजेंगे, उनकी विविधता हमको पाई जाएगी तो उससे औषधि बना सकेंगे उसका, और बहुत सारा चीज बनता है वो सब बना सकेंगे जितना ज्यादा होगा उतना। ये बच्चे की सोच जो है, क्या इस बच्चे की सोच व्यापक है कि संकुचित है? सर संकुचित है, ये एनसीईआरटी की लाइन से। संकुचित सोच है, ये तो तुमने बताया नैरोली संकुचित जो सोच है उसके साथ में तुमने जैव विविधता को बचाने की बात की। वेरी गुड। क्या कोई बच्चा और भी कोई रीजन बोलना चाहता है? सर इससे पारिस्थितिक संतुलन रह सकता है सर। वेरी गुड। पारिस्थितिक संतुलन जो है इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। O2 CO2 के अमाउंट में बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है, या फिर
या फिर इसकी वजह से जो कई बार बारिश का पैटर्न जो है वो नॉर्मल रहेगा, और जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, उनके सर्वाइव करने की, जिंदा रहने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो जो बच्चा ऐसा सोच रहा है उसका व्यापक सोच ब्रॉडली। सर पॉलिनेशन भी तो आएगा ना इसमें? पॉलिनेशन व्यापक सोच वाला, क्योंकि इससे दूसरे जीव भी जो है जो उसके ऊपर निर्भर है अंतर क्रिया के ऊपर वो जिंदा रहेंगे। तो ब्रॉडली पॉलिनेशन वाला जो होगा वो क्या होगा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, व्यापक सोच है। कुछ व्यापक सोच वाले कारण है, कुछ नैरो सोच वाले, संकुचित सोच वाले कारण है। क्या और भी कोई कारण है क्या? सर जैविक धरोहर सुरक्षित रहता है। और तीसरा वो बच्चे बोल रहे हैं कि ना कि यदि बायोडायवर्सिटी कंजर्व रहेगी तो हम पार्टी कर पाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे किसी सुंदर सी जगह पर और वहां पर हम पार्टी करेंगे, ठीक है, सुंदर सुंदर सीन देखने को मिलेगा। एथिकल रीजन पर उसके अलावा ये तो रेवेन्यू में आ जाएगा कि हमको ऐसे भी सर कैंपिंग होता है ना वहाँ, कैंपिंग वगैरह करने जा सकते हैं। हाँ। और उसके अलावा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ जीव है ऐसे जिनके हमारे घर में पूजा होती है। जैसे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो गाय होती वो मेरे को भी पता है। जैसे वो बोलता है कि दुर्गा माता जो है उनका वाहन शेर है। भाई शेर बचा हुआ तो रहना चाहिए इस दुनिया में, एथिकल रीजन है। भाई शंकर भगवान जो है वो गले का, उनके गले में नाग की माला पहनते हैं, वो सर्प की माला पहनते हैं, वो कोबरा की, तो इसका मतलब क्या, वो बचा हुआ तो होना चाहिए। यानी ये सब रीजन, पीपल का पेड़ नहीं होगा तो पीपल को जल कैसे चढ़ाओगे सोमवार को और तुम्हें मनचाहा फल कैसे मिलेगा, ठीक है, तो पीपल का पेड़ तो होना चाहिए। यस सर होना चाहिए। यदि चूहे नहीं होंगे तो लड्डू किसे खिलाओगे, गणेश भगवान कैसे खुश होंगे? सही बात है कि नहीं बात है? यानी एक एथिकल रीजन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के हमारे पास डिफरेंट रीजन है। एक रीजन है कि इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, गैसेस जो CO2 O2 है ये सब, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल कंपोजिशन, ये सारी चीजें मेंटेन रहेगी, पॉलिनेटर वगैरह रहेंगे तो पॉलिनेशन वगैरह होगा, ये सब कुछ बेनिफिट होगा। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। यदि कोई बच्चा देख रहा है कि पेड़ रहेंगे तब तो उनसे हमें भोजन मिलेगा, उनसे हमें लकड़ी मिलेगी, उनसे हमें कुछ ऐसे भी पदार्थ मिलेंगे जिनका अदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लाइक गम है, रेजिन है, टैनिन है, या फिर हमें उनसे बहुत सारे एल्कोलॉइड मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, नैरोली यूटिलिटेरियन में आ जाएंगे। और साथ ही इसलिए भी बचाना है क्योंकि कुछ पालक जंतु जो है वो हमारी धार्मिक और नैतिक आस्था से जुड़े हुए हैं, उनको बचाना नैतिक रूप से बहुत जरूरी है। तो एथिकल रीजंस हो जाएंगे, हमारी नैतिकता है कि ऐसे जीवों को हम बचा के रखें। तभी तो लोग तुलसी जी का प्लांट अपने घर में लगाते हैं, एथिकल रीजन से उन्होंने बचा के रखा हुआ है, पूजा करते हैं, जल देते हैं, ठीक है सर। हेलो सर, सर एक बार ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बताइए ना। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि वो कारण जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बैलेंस है, उनको हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस से क्या मतलब है यहाँ पर मतलब है कि प्लांट्स वगैरह जहाँ पर ज्यादा है, पेड़ वगैरह काफी ज्यादा उगते हैं या अभी प्रेजेंट है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वर्षा वगैरह ठीक रहती है, गर्मियों में भी तापमान ठीक रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है या इकोसिस्टम को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जीव जो एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर है वो वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, परागण वगैरह हो पाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो ब्रॉडली में आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात? सर ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर जैसे तीरथ अगर जाते हैं तो वहाँ कबूतर बहुत ज्यादा होता है, कुछ रीजन होता है क्या उसका? देखो बच्चे, हर वो जगह जहाँ पर तुम देखते हो कि कोई लोग जो है वो दाना वाना डाल रहे हैं, कबूतर बहुत सारे तो दाना वाना डाल रहे हैं, तो क्या होगा, कबूतर को वहाँ पे खाने के लिए मिल रहा है, लोग जो है वो दाना डाल रहे हैं, गोली नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा? सर तो सिर्फ कबूतर ही क्यों दिखते इतना ज्यादा, बाकी पक्षी भी तो दिख सकते हैं ना वहाँ पर? देखो एक्चुअली क्या है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन हमारे साथ में ज्यादा
फ्रेंडली, वो तो इंडिविजुअल एनिमल का या बर्ड का नेचर है। जैसे हमारे घर पे मैंने देखा, हमारे घर पे मम्मी जो है वो सुबह सुबह पक्षियों के लिए दाना वगैरह जो है वो डालती है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आते तोते भी है, आते कबूतर भी। सुबह सुबह कभी जल्दी उठ के मैं चला गया देखने के लिए, तो हो सकता है 10-12 तोते बैठे हुए हो। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ वो तोते उड़ जाते हैं, दूर से भी देखती हूँ उड़ जाते हैं। मम्मी जाती तब नहीं उड़ते, मम्मी तो सामने सामने दाना देती है, वहां पे रहती है, तो वो नहीं तब नहीं उड़ते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ तो उड़ जाते हैं। लेकिन कबूतर जो है वो जल्दी नहीं उड़ते। मतलब क्या, ये तो इंडिविजुअल बर्ड का नेचर है। कौन हमारे साथ में ज्यादा एकोमोडेटिव हो गया है, कौन ज्यादा फेमिलियर हो गया है। कबूतर जो है वो इंसानों के साथ में ज्यादा फेमिलियर है। उन्हें लगता है कि इंसान जो है वो अच्छे हैं, मारते नहीं है, उड़ाते नहीं है, खाना वाना भी देते हैं तो वो ठीक। लेकिन तोता जो है बर्ड बहुत वो ज्यादा ऊंचे पेड़ों पे भी रहते, थोड़ा सा अनफेमिलियर है, थोड़े से डरते ज्यादा है, शायद इसलिए अदर बर्ड्स जो है वो नहीं। हाँ सर, सर उसको पकड़ लेते हैं ना, इसलिए कोई देखता है तो उसको पकड़ लेता है। हाँ, तो इसलिए। और जैसे चिड़िया वगैरह है, चिड़िया वगैरह जो वो आती थी पहले, पहले जब हम छोटे थे तो घरों में चिड़िया आंगन में ऐसे ही आ जाती थी, खेलती थी और रहती थी। अब आजकल क्या है, चिड़िया तो आती है। लग रहा है लोग जो चिड़ियों को भी मार मार के खड़े होते हैं। वो सर चिड़ी मार होते हैं। ठीक है, तो ये सब। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अब बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के या संरक्षित करने के क्या क्या उपाय हैं। Methods of biodiversity conservation, जैव विविधता को संरक्षित रखने के उपाय। दो मेन पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। कौन से हैं वो दो मेन पार्ट? XC2 and NC2 conservation. कंजर्वेशन और दूसरा है कंजर्वेशन। क्या मतलब है? इन सिटू को हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानी, इन सिटू को बोलते हैं स्वस्थानी, और एक्स सिटू को क्या बोलते हैं, बाह्य संरक्षण। यानी जीवों को उनके ही आवास में, उनके ही हैबिटेट में संरक्षित रख लेना, उसे हम बोल देंगे इन सिटू कंजर्वेशन। किसी जीव को उसके स्थान से उठा करके किसी दूसरी जगह पर ले जाना और वहां पर संरक्षित करना, उसे बोलेंगे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए क्या क्या करें? इसके लिए हम कुछ ऐसे एरिया बना सकते हैं जहां पर जीवों को संरक्षित रखें, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह बना सकते। उसके अलावा कुछ धार्मिक स्थल वगैरह बना करके सेपरेट ग्रुप, वहां पर भी इन्हें बचाया, संरक्षित कर सकते। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर क्या क्या आते हैं? नेशनल पार्क वगैरह, Sanctuaries. अभ्यारण्य। बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोलते हो? बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या बोलते हो? जैव अभ्यारण्य बोलते हैं क्या इसको? जैव अभ्यारण्य। क्या मंडल आरक्षित किए? आरक, हाँ, जैव मंडल बायोरिजर्व, हाँ यही बोलते। जैव मंडल। और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये चीजें हम बना के उनको संरक्षित करें। नेक्स्ट कंजर्वेशन में देखें तो बॉटेनिकल गार्डन, जंगल सफारी, जंगल पड़ा हुआ, लॉजिकल पार्क तुमने पढ़ा, क्रायो रिजर्वेशन,
परिरक्षण भी बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी को। और इसके अंदर हम जीन बैंक या सीड बैंक को लेते हैं। देखो क्या क्या होता है प्रोटेक्टेड एरिया। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि हमें जीवों को बचाना है, जैव विविधता को सुरक्षित करना है, तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या होगा, जंगल सफारी जो होता है, जंगल सफारी वो इन सिटू है कि एक्स सिटू है बता दो। ये तो बच्चा क्या है, एक्स2 है, एक्स2 है। एक्स, बिल्कुल एक्स सिटू, बिल्कुल सही। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्टीट्यूट होता है, सफारी जो है, सफारी पार्क जो होते हैं वो एक्स सिटू में आता है। चाहो तो लिखो। सिर्फ प्रोपिगेशन भी आता है ना इसमें तो। क्या बोलो बच्चे? अब प्रोपिगेशंस वगैरह करना एक्स2 में आएगा ना। प्रोपेगेशन प्लांट, कहाँ प्रोपेगेशन सर प्लांट्स का। कैसे, कहाँ पे प्रोपेगेशन, जंगल में जाकर के कि बाहर ला? सर बाहर ला के ऊतक का संवर्धन करेंगे तो टिश्यू करके वगैरह जाएगा वो सब एक्स। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया में तीन टाइप के एरिया, बायोस्फीयर एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इनका डेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो कितना कितना दिया है, 14, 90 और 448। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पुराने डेटा है। करंट डेटा की बात करूं तो बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर बढ़ के 18 हो चुका है, नेशनल पार्क का नंबर बढ़ के 104 हो चुका है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर बढ़ के -3। डेटा जो है वो चेंज है। अब सर मोस्टली हम लोग कौन सा याद करेंगे? देखो दोनों तो देगा नहीं, यदि दोनों देगा तो लेटेस्ट वाला ही करोगे। अब हालांकि एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन आते हैं यदि तो डेटा वही प्रेफर करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं तुम्हारे साथ क्वेश्चन में दो डेटा दिया हो, एक ये करंट वाला दिया हो, एक पुराना वाला दिया हो, तो सही तो नया वाला होगा, क्योंकि नया वाला डेटा यदि पता है क्वेश्चन बनाने वाले को तभी उसने दिया होगा वो डेटा, ये तो देता ही नहीं। समझ गए क्या? यस सर। तो एक बार के लिए लिख लो चाहो तो, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम्हें ऑटोमेटिकली पता पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो नंबर से पता पड़ रहा है तुम्हें, जो कम है ये उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, इसका मतलब एरिया वाइज क्या होगा रिलेशन। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है या नेशनल पार्क होता है, जब हम उसका एरिया देखते हैं तो हम उसे तीन भाग में बांट सकते हैं। कौन-कौन से तीन भाग? सबसे ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, उसके अंदर वाला जो है उसे हम बोलते हैं बफर जोन, और सबसे अंदर वाला जो है उसे हम बोलते हैं कोर जोन। जब एक जीव मंडल आरक्षित में जाओगे, बायोस्फीयर रिजर्व में जाओगे, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया। क्या उस बहुत बड़े एरिया में गांव वगैरह भी हो सकते हैं क्या? यस सर। भाई एक बहुत घना जंगल है, लेकिन उस घने जंगल के बाहर की तरफ यदि हम देखें तो कम घना होगा, कम घना होगा, हो सकता है कुछ लोग भी वहां पर रहते होंगे। ठीक है, तो वो वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जिसके अंदर लोग कम रहते हैं, मतलब रहते हैं, गांव वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं, कोई जीव यहाँ पर चारा खा सकता है, यहाँ पर किसान जो वो खेती कर सकता है। तो ट्रांजिशन जोन है, वहां पर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है कि भाई यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और गांव वाले जो है वो खुद इतने समझदार होते हैं, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, तुम किसी बायोस्फीयर रिजर्व में चले जाना, फैक्ट बात बता रहा हूँ, वहां पे जो गांव वाले होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि यदि तुम वहां पर कचरा फैलाओगे ना, तो वो उस कचरे को समेट करके कहीं डस्टबिन में प्रॉपर जगह में रखेंगे ना, खुद कचरा फैलाते हैं ना दूसरे को, कोई उनको बाउंडेशन है, फिर भी वो इतने समझ उनको होती है। जो भी लोग ऐसे नेचुरल जगहों पे रहते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं, उनको नेचर का इंपॉर्टेंस पता होता है। तो मानव की गतिविधियां जो है वो ट्रांजिशन जोन में पाई जाती है, ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है। बफर जोन की यदि हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन में भी एंट्री अलाउड होती है, लोग घूमने जाते हैं,
कोई लोग जो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने गए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो बफर जोन होगा वहां पर वो जाते हैं घूमने के लिए, परमिशन लेते हैं, टिकट लेते हैं, आराम से जाते हैं, वहां पर कुछ दिन रहते हैं, तो बफर जोन में एंट्री अलाउड होती है विद परमिशन, वो वहां पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन कोर जोन में एंट्री अलाउड नहीं होती है। तीनों में अंतर पता पड़ गया क्या? ट्रांजिशन जोन में गांव वगैरह हो सकते हैं, मानव जो रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं, ये सब। लेकिन बफर जोन जो है वहां पर कुछ ही लोग विद परमिशन जो है वो जा सकते हैं, अलाउड होती है एंट्री घूमने वगैरह के लिए, लेकिन कोर जोन में एंट्री अलाउड नहीं होती है, मानव की ग्रेविटी बिल्कुल 0 होती है। क्या क्या बोल रहे हो सर? क्या देखना है मेरे को भी? वो फालतू जंगल में सफारी। है सर। हाँ बच्चे प्लान बना लो, मैं भी आ जाऊंगा। जंगल रहेगा सब ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो काफी बड़ा एरिया कवर करता है। नेशनल पार्क उसके रिलेटिवली कम एरियाज में होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में हमको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव मिल सकते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, उनमें हम मोस्टली देखते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बायोस्फीयर रिजर्व जो उसके बाद में मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे नेशनल पार्क, जैसे राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में भरतपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क जो एक बड़े एरिया में फैला हुआ नेशनल पार्क है, अलग अलग टाइप के जीवों को वहां पर संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन उसी के अंदर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ही एक है घना बर्ड सेंचुरी। घना बर्ड सेंचुरी यानी नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होगा, उस बड़े एरिया के अंदर भी एक छोटा एरिया हो सकता है जो जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव रहते हैं, या उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ सेंचुरी बना दी, उसको भी सेंचुरी बना दिया। अब उसके लिए एंट्री अलग है, सेंचुरी में घूमना है तो उसके लिए अलग से पैसे दो, अलग से एंट्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया वाइज जो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, नेशनल पार्क उससे छोटा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे भी छोटी होती है। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है। सेक्रेड ग्रुव्स की बात करें, कई बार हम जब देखते हैं कुछ एरियाज में मंदिर वगैरह है, वहां पे हम घूमने के लिए जाते हैं। जैसे मान लो पुष्कर घूमने के लिए, पुष्कर का झील जो है ना तो वो क्या है सिटी से थोड़ा दूर हट के, और वहां पर क्या होता है, वहां पर वो प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब आप घूमने जाओ, पूजा करने जाओ, कटाई नहीं होगी जंगल की, या वहां पर जो है वो आप मछली नहीं मार सकते हो उस लेक के अंदर, पुष्कर झील के अंदर। तो इस तरीके से उनको क्या कर दिया गया, एक पवित्र स्थल में रूपांतरित कर दिया गया और उसके अंदर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है। ऐसे होते हैं सेक्रेड ग्रुव्स। ऐसा ही सेक्रेड ग्रुव जो है वो अगस्ता मलाई जो है वो हो सकता है, या अरावली हिल जो है वो हो सकता है। तो बहुत सारे सेक्रेड ग्रुव जो है वो होते हैं। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क की यदि बात करूं तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। यदि हम सीड को या स्पर्म को या पॉलन को किसी पदार्थ को 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे क्रायो प्रिजर्वेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से भी हम जीन वगैरह को बचा सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क होता है वहां पर किसी दूसरी जगह से एनिमल वगैरह को लाके रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, और वहां पर अलाउड होता है ह्यूमन की एंट्री, और वो घूम सकते हैं, गाड़ी में देख सकते हैं। ये सब समझ गए क्या? सर बांधवगढ़ कौन सा आता है, S2 या C2 में? बांधवगढ़ जैसा वाला जगह कौन सा? सर मतलब रास्ते, मतलब ना फॉरेस्ट के बीच से निकाले हैं वहां का जगह को, रास्ता को, और पूरे रास्ते में ना आते रहते हैं हिरण लोग कभी कभी, तो वो कौन से में आएगा? वो तुम्हें पता होगा। हो सकता है वो कोई नेशनल पार्क हो, या कोई क्या बोलते हैं सेंचुरी वगैरह हो जिसके बीच से रास्ता जो है वो जा रहा है, ऐसा हो सकता है। वो ना ट्रांजिशन वाला या बफर जोन, तो उसके अंदर बफर में तो नॉर्मली नहीं रखते, ट्रांजिशन वगैरह में तो रास्ते वगैरह भी मिल सकते, रोड वगैरह भी होंगे वहां। सर वो ना वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का रास्ता है, मतलब ना जैसे आने जाने का रास्ता है, वो बस एक रोड टाइप का। वहाँ कभी कभी ना हिरण, शेर, चीता सब दिखते हैं। लेकिन हो सकता है ना, अब देखो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जंगल के बीच से भी तो रास्ते जाते हैं और उन जंगल में भी तो कुछ जीव रहते हैं। अब कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है क्या है, वो तो तुम उस जगह की बात करोगे तभी मुझे पता पड़ेगा।
है ना। सर बफर जोन रिपीट कीजिए ना। बफर जोन जो होता है वो ट्रांजिशन और कोर जोन के बीच वाला भाग होता है, जहां पर मानव जो है वो घर बनाकर, मतलब ह्यूमन जो है वो वहां पर गांव नहीं होते हैं, खेती वगैरह नहीं होती है, लेकिन वहां पर लोग जो है वो जा सकते हैं किसके लिए, घूमने के लिए, रिसोर्ट वगैरह बने हुए हो सकते हैं, रह सकते हैं कुछ दिन, तो उस टाइप की जगह बफर जोन, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं, और इसके बाद में जैव विविधता की हानि से बचाने के लिए एक डेटा दिया हुआ है 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, अर्थ सम्मेलन हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। अर्थ सम्मेलन कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और इसका टारगेट था कि हम बायोडायवर्सिटी लॉस को कम करने के लिए रूल्स बनाए, और 2002 में फिर से क्या हुआ, 2002 में फिर जोहानिसबर्ग में, अफ्रीका, वहां पर क्या हुआ, वापस से सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो ध्यान रखना कि जोहानिसबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 190 देशों ने क्या किया था, शपथ ली थी कि हम बायोडायवर्सिटी लॉस जो है उसको कम करेंगे, या उसको हम जो भी रूल्स वगैरह, जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन वाला, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना तुम लोग कंप्लीट कर लेना अच्छे से। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।